Heading is types of resources. In a previous class, we have better understood about the resources, and now we are going to discuss about types of resources. If we talk about types of resources, so it will be classified. It will be classified into three parts. First is natural, second is human-made, and third is human. Remember, in class 7, the chapter first, in class 7, chapter first, chapter was environment. Chapter was environment, and when we studied about environment, then we have discussed about the components of environment. So tell me, anybody can tell me what are the components of environment? Anybody can tell me what are the components of environment? क्या थे components environment के? Environment के components क्या थे? Sir, human, natural, human made. Sir, human, human-made, natural. Class 7 chapter environment. और environment के हम components पढ़े थे. Components. So components were divided into three parts, है ना? यही नाम है nature था, नहीं था Natural, human, natural, human-made, human, And sir, human. and human. human, ठीक है. और आपका जो next human, और आपका जो next type है, आपका जो next part है resources. ध्यान दीजिए, listen, resources. तो resources वही क्या है? Resources की भी तीन parts हैं. Resources को भी इसी part में classify कर रहे हैं. Resources can be classified into three: natural, human-made, and human. यही तो बुक में दिया है. तो क्या हम ये मान लें, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि resources क्या होता है? क्या environment होता है? Resources मींस environment होता है क्या? क्योंकि जब दोनों का क्लासिफिकेशन एक आ रहा है और उसका कंपोनेंट सेम है, इसका कंपोनेंट भी इसका क्लासिफिकेशन सेम है, so we can understand. So question is it same? क्या same है? Environment and resources. बताइए, सेम है? Yes, sir. Confused है ना? Simply understand कि resources क्या है? Resources की definition just you इन्हीं की तरफ से आवाज आ रही है अभी. माइक ऑफ कर ले पहले, बिल्कुल माइक ऑफ कर ले, चाहिए तो मैं कर लीजिए आप लोग. Simply we can understand the definition of resources and definition of environment. Environment definition क्या पढ़ा था आपने? We understood that whatever we see in our surrounding, whatever look in our surrounding, that is called environment. यही पढ़ा था कि whatever see in our surrounding, जो कुछ भी surrounding में देखते हैं हम अपने surrounding में चारों तरफ जो कुछ भी देखते हैं, that is environment. वो environment है. और यही डिफिनेशन तो आप रिसोर्सेज में भी तो लगभग पढ़ रहे हैं. रिसोर्सेज में भी तो ये चीज पढ़ रहे हैं. देखिए रिसोर्सेज डिफिनेशन आपने यहाँ से देखा तो एनीथिंग, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है. एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज रिसोर्सेज. यानी जो कुछ भी चीज है वो अगर हमारी जरूरतों को, नीड को सेटिस्फाई करती है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज. यानी अगर हम किसी चीज से सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट इज अ रिसोर्सेज. यहाँ पर हमने समझा था. लेकिन क्या हम किसी थिंग से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं तो क्या वो रिसोर्सेज नहीं है? रिसोर्सेज है. वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, यूटिलिटी नहीं रखता है, बट किसी अदर थिंग्स के लिए, अदर क्रीचर्स के लिए तो यूटिलिटी रखता ही है ना. तो उसके लिए वो रिसोर्सेज है. तो कुल मिला के देखिए, कहने की बात एनवायरनमेंट में हमने, एनवायरनमेंट एक थोड़ा सा ब्रॉड रूप है. आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट इज आप कह सकते हैं कि ब्रॉड फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज. एक रिसोर्सेज का ब्रॉड फॉर्म है एनवायरनमेंट. उस एनवायरनमेंट को हम ये कह सकते हैं कि
व्हाटएवर वी सी, हम जो कुछ भी देख रहे हैं दैट इज एनवायरनमेंट, वो भी एनवायरमेंटल रिसोर्सेज में थोड़ा सा हम क्या कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं अगर वो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, सेटिस्फाई कर रही है हमें, तो रिसोर्सेज है। इसको अगर हम अनदर फॉर्म में समझें तो अगर कोई भी थिंग्स हमारे लिए यूजफुल है लेकिन हो सकता है दूसरे के लिए यूजफुल ना हो, या उसके लिए, तो इस तरह से कहीं ना कहीं किसी क्रिएचर्स के लिए तो यूजफुल है, तो वो रिसोर्सेज है, तो वो भी क्या है, रिसोर्सेज है सिंपली। और सिंपली हम इसको यहाँ भी क्लासिफाई कर पाते हैं, और आपको लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन आप यहाँ से लगभग देंगे, है ना। और फिर आपको क्लासिफिकेशन जब पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो यू विल बी क्लासिफाई, क्या क्लासिफाई करेंगे आप कि सर रिसोर्सेज का फर्स्ट पार्ट होता है नेचुरल, जिसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे, सेकंड इज ह्यूमन मेड रिसोर्स, एंड थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में हमने वहां क्या पढ़ा था, क्लास 7 में हमने नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ा था लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, ये पढ़ा था। क्लास 7 में हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप में लिथोस्फीयर यानी लैंड, लैंड की बात, लैंड का डोमेन क्या था, लिथोस्फीयर, वाटर, वाटर का डोमेन क्या था, हाइड्रोस्फीयर, इस तरह से, और एयर का डोमेन एटमॉस्फेयर, है ना, लिविंग थिंग्स का बायोस्फीयर। इस तरह से हमने नेचुरल स्टडी किया था। जब हम ह्यूमन मेड पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था बिल्डिंग, पार्क्स, ये सारी चीजें पढ़ी थी, है ना, मॉन्यूमेंट्स, ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब यहाँ पर फोकस करेंगे हम रिसोर्सेज में, नेचुरल रिसोर्सेज। तो पहले हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेचुरल रिसोर्सेज, बट वी नो व्हाट इज अ नेचुरल, ऑलरेडी वी नो, हम नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ने जा रहे हैं, बट हमें ऑलरेडी पता है, हमें ऑलरेडी पता है कि नेचुरल मींस होता क्या है। नेचुरल मींस क्या होता है कि ऑल रिसोर्सेज वर क्रिएटेड, वो किनके द्वारा क्रिएट की गई होंगी, will have been created by nature, not a human, है ना, वो किसके द्वारा क्रिएट की गई होंगी, नेचर के द्वारा, है ना। तो उसमें हमारा कोई स्पेशल रोल नहीं था, बट हमें जो मिल रहा है नेचर से हम उसको यूज करते हैं, और यहाँ से ह्यूमन का रोल स्टार्ट होता है। नेचर के द्वारा, नेचर से जो हमें गॉड गिफ्टेड मिल रही है सारी चीजें, सब चीजें गॉड गिफ्टेड ही तो मिल रही है, बताइए, गॉड गिफ्टेड ही तो मिलती है। माउंटेन है, प्लेटूज है, रिवर्स है। माउंटेन, प्लेटू किसी ह्यूमन ने क्रिएट किया क्या, किसी साइंटिस्ट ने क्रिएट किया क्या, नो। The mountains, plateaus, rivers, plains, area, that was everything who was related, which is related to the nature, that was not created by human. It was the, आप कह सकते हैं कि it is only the God gifted, और किसी God gifted जो है, जो भी थिंग्स हैं, इसमें ह्यूमन का रोल यहाँ से स्टार्ट होता है, जब ह्यूमन उसको अपने यूज में लेना शुरू करता है, और यही से स्टार्ट होता है रिसोर्सेज का सेकेंड पार्ट, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यहाँ से स्टार्ट होता है ह्यूमन मेड, यानी ह्यूमन ने इसको मेड किया, बनाया है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो जो भी नेचर का यूज करके जो थिंग्स बनी है वो सारी रिसोर्सेज कहलाएंगे ह्यूमन मेड। एंड लास्ट में आता है ह्यूमन। ह्यूमन क्या है, ह्यूमन अपने आप में ही एक रिसोर्सेज है, ठीक है ना, ह्यूमन अपने आप में ही एक रिसोर्स है। आप स्वयं अपने आप में एक रिसोर्स हो, आप खुद ही एक रिसोर्स हो। क्यों, बिकॉज यू हैव अ स्किल एंड नॉलेज, आपके पास स्किल है, नॉलेज है, आपके पास स्किल है, नॉलेज है, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं और बनाते हैं फिर कोई नई चीज। तो सोचिए कि अगर ह्यूमन ही ना हो तो फिर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ह्यूमन जो रिसोर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ह्यूमन ही ना हो तो फिर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस ना हो। अगर ह्यूमन ना हो तो नेचर के इंपॉर्टेंस को भी समझने वाला कोई नहीं है। तो ह्यूमन इज, आप कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज आपका जो अब हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। लेकिन अगर बेस की बात करेंगे, बेस जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही स्टार्ट होता है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो फिर ह्यूमन भी कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट है। तो ये मैं केवल आप लोगों से बेसिक टॉकिंग कर रहा हूं। आइए लेट अस स्टार्ट थ्रू आवर बुक। देखिए
Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. Simple definition है, you can learn easily. Resources that drawn from nature, है ना, nature द्वारा, and used without much modification, जिसमें कोई भी modification, भाई modification किया तो फिर वो human made हो गया, but modification नहीं हुआ, इस वजह से that will be called a natural resources. जैसे like there are different types of minerals जो मिलते हैं, जब माइंस होती है ना, खुदाई करते हैं तो नीचे कोल मिलता है, रॉ होता है, कच्चा होता है, वो कोल मिल रहा है, और भी बहुत सारे जो मटेरियल मिलते हैं, यूरेनियम है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज ही तो है। नेक्स्ट देखिए, द एयर वी ब्रीथ, सिंपली समझिए तो एयर क्या हो गया, एयर इज अ नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर, रिवर्स एंड लेक्स एंड द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। आ गया समझ में, इजी होगा, आपको समझ में आ गया वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल्स नेचुरली तो है, मिनरल्स नेचुरली है, मिनरल्स समझते हैं ना, सॉइल में ही बहुत सारे मिनरल्स मिले भी होते हैं, ये मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए भी जरूरी होते हैं। कुछ मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं मोस्टली, बट सम नॉट, कुछ हेल्पफुल नहीं होते हैं। ये भी अभी आप लोग डिस्कस करेंगे। जैसे होते हैं ना, आपके घर में एक्वागार्ड लगा हुआ फिल्टर करने के लिए, आरओ लगा होगा, उसमें आपने सुना होगा जब वो आते हैं लगाने के लिए तो बोलते हैं हमने इतना कर दिया, मिनरल्स ऐड करता है इसमें, क्योंकि मिनरल्स आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, मिनरल्स ऐड करता है। वो सब कहने की बातें होती, थोड़ा बहुत ऐड करता है, लेकिन जो प्योर वाटर मिलता है वो आपको जब डायरेक्टली आप अर्थ से गेट करते हैं कोई वाटर, वो आपके लिए प्योर वाटर होता है और वही आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। तो जिनके घर में भी डायरेक्टली जो वाटर गेट कर रहे हैं, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग उनके लिए है। डू नॉट डिपेंडेंट ऑन आरओ वाटर, ये जो प्यूरिफाइड वाटर होते हैं इन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होना आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है। कुछ समय के लिए तो ठीक है, बट परमानेंटली इस पर डिपेंडेंट होना सही नहीं है, बिकॉज वी गेट लेस मिनरल्स, है ना, थ्रू दीज प्यूरिफिकेशन मशीन जो भी होती है, इनसे हमें प्रॉपर मिनरल्स हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है, जिससे हमारी जो बोन्स होती हैं, स्किन होती है, इन पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। ये भी आपको साइंस में पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए, मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। बता चुका हूं मैं, इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू द यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज को भी टू पार्ट में बांटा जा रहा है। अब यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। फर्स्टली हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया 3 पार्ट्स में। एक चार्ट बनाइएगा आप लोग, उसी चार्ट में आप लोग इसको देखिएगा कि पहले किसको क्लासिफाई किया जा रहा है, फिर किसको क्लासिफाई किया जा रहा है। So you have to understand about now natural resources classification. So natural resources classification is divided into renewable and non-renewable. आइए देखते हैं क्या होता है renewable. Renewable का मतलब ही सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा, renewable, ठीक है, are those which get renewed or replenished quickly. यानी ऐसे resources जो क्या होते हैं, बहुत ही जल्द एक बार यूज करने के बाद में हमें फिर से हम उसको क्या कर सकते हैं, फिर से रिन्यू कर सकते हैं, तो फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सभी रिसोर्सेज रिन्यूएबल होते हैं। लाइक सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं ये अनलिमिटेड होते हैं। जैसे पहले मोबाइल में सर्विस आती थी ना, अनलिमिटेड, तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये अनलिमिटेड हैं, ये अनलिमिटेड हैं, और ह्यूमन जो एक्टिविटी कर रहा है ना, ह्यूमन बहुत सारी एक्टिविटी करता है, इससे अफेक्ट नहीं होते हैं। तो आइए कौन कौन से हैं ऐसे, देखिए, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। यही आपके दिमाग में भी आया होगा कि सोलर मतलब सनलाइट। सनलाइट एक ऐसी एनर्जी होती है जो नेचुरल है, आप डेली सनलाइट यूज करते हो, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, भले ही आप सन में निकलते नहीं है, लेकिन सन की जो हीटनेस है उसकी आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या हमें ऐसा कभी महसूस हुआ है कि नहीं कि सन की लाइट थोड़ा मिस हो रही है? अगर वो सन की लाइट है तो सभी को प्रॉपर्ली मिल रही है, और ह्यूमन जो भी एक्टिविटीज हो रही है इससे अफेक्ट नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि भारत इंडिया है तो इंडिया के सन अगर आया है तो इंडिया के लोग सारी सन की एनर्जी ले लेंगे, अदर कंट्रीज में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो पूरा जियोग्राफिकल कंडीशन है। अगर सन एनर्जी रिड्यूस जनरेट कर रहा है तो सभी को प्रॉपर्ली मिल रहा है, जो जहां पे अर्थ पर सिचुएट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, अर्थ पे जो भी कंट्री जहां पर अर्थ में है उसके अकॉर्डिंग उसको सन की लाइट मिल रही है, ठीक है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
ऐसा नहीं होगा कि हम दिल्ली में जो रहने वाले हैं उनको ज्यादा सनलाइट मिलेगी और दिल्ली के बगल में ही हरियाणा है, वहां पर सनलाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, आपका जिला चित्रकूट है, चित्रकूट में बढ़िया सनलाइट मिल रही है, और जस्ट बगल में बांदा है, सतना है, वहां पर सनलाइट नहीं मिलेगी। बांदा के लोग सारी सनलाइट लिए जा रहे हैं, सतना के लोग सारी सनलाइट लिए जा रहे हैं, चित्रकूट वालों को नहीं मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो सोलर एनर्जी है, वो सोलर एनर्जी ह्यूमन एक्टिविटीज कितनी भी हो जाए उसका इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, बहुत ही एग्जांपल आपका इंपॉर्टेंट है, सोलर एंड विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी ऐसे ही है, विंड एनर्जी, विंड से एनर्जी मिलती है, विंड से एनर्जी, जो विंड चलती है इसे तो आप लोग नॉर्मली विंड है, जब विंड बहुत तेज चलती है, फ्लो में चलती है किसी एरिया पर, तो वहां पर भी कुछ ऐसे मशीन लगा दी जाती है, बड़े बड़े उसमें टरबाइन फैन लगा दिए जाते हैं, तो फैन उन्हीं से क्या करते हैं, मूव करते हैं, जैसे विंड चलती है मूव करते हैं, और जब बहुत तेज मूव करते हैं जिससे एक एनर्जी जनरेट होती है, जिसको एब्जॉर्ब करके हम लोग अपने बैटरी में या कहां पर भी स्टोर कर लेते हैं, जो आगे चल के काम करते हैं। तो ये जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी है, दैट इज कह सकते हैं कि दैट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, ये भी आप लोगों को लर्न कर लेना है। लर्न हो भी क्या होगा, बस आपको एक बार रिवीजन करना होगा, ठीक है ना। एट फिर भी आप देख सकते हैं, केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। फिर भी जो केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। इनसे क्या होता है, इनसे कुछ अफेक्टेड होता है क्या, बताइए, इनसे क्या होता है, कुछ अफेक्ट होता है क्या। एट फिर भी केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन, अगर आप केयरलेस यूज कर रहे हैं, असावधानी पर, केयरलेस का मतलब लापरवाही है ना, उससे अगर आप कोई रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, कुछ एनर्जी देखिए रिन्यूएबल में भी कुछ पार्ट्स बढ़ रहे हैं आपके, है ना, रिन्यूएबल में भी कुछ पार्ट कैसे बढ़ रहे हैं कि जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी, इसको आप केयरलेस भी यूज करेंगे ना तो भी ये कम नहीं होने वाली है, केयरलेस इसको यूज कर रहे हैं ना तो भी ये कम होने वाली नहीं है। लेकिन उसी में, उसी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, इसी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, जैसे बात करें वाटर की, बात करें वाटर, क्या हम वाटर को भी ऐसा कह सकते हैं कि वाटर कोई कितना भी यूज कर ले वाटर लेस नहीं होगा, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि वाटर क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। आप देख रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर, आपका ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कितना लेस होता जा रहा है ना, ड्रिंकिंग वाटर की कितनी आपको कमी होती जा रही है। बाहर लोग गर्मियों में क्या कर देते हैं, कुछ लोग अलग से कुछ वाटर का अरेंजमेंट करते हैं, जिससे लोगों को इजिली, है ना, वाटर की फैसिलिटी मिल सके पीने के लिए, है ना। समर सीजन में हम देखते हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वाटर कहीं ना कहीं क्या है, लेस हो रहा है, क्योंकि अगर वाटर की कमी ना होती तो फिर बड़े आराम से सबको हर जगह पानी पीने के लिए मिल रहा होता, ठीक है ना। हमें अपने घर में मिल रहा है पानी पीने के लिए, तो हमें लगता है कि वाटर की कमी कहीं नहीं है, लेकिन वाटर की कमी इंडिया में तो छोड़िए, इंडिया में तो कुछ बहुत ठीक है, बाकी अदर कंट्रीज हैं जो वहां पर तो बिल्कुल से वाटर की कमी है ना। तो वाटर हमारा एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम इसको केयरलेस तरीके से यूज करेंगे ना, केयरलेस यूज करेंगे, तो फिर ये क्या होगा, इसके स्टॉक में कमी आएगी। वही कह रहा है, इसके स्टॉक में क्या हो जाएगी, अर्थ में कमी आ जाएगी। जैसे कि सॉइल है, सॉइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग अलग अलग कूड़े कचड़े को फेंकने में, है ना, और अलग तरह से बिल्डिंग, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मशीन, फैक्ट्रीज बनाते जा रहे हैं, तो उसका भी इसमें इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो सॉइल में हम डिफरेंट टाइप्स के क्या केमिकल्स मिला देते हैं, है ना, अपने जो क्रॉप है, हमारी फसल है, उसको फर्टाइल करके उपजाऊ करने के लिए, उसको अच्छी सी उसका पैदावार करने के लिए हम लोग क्या डाल देते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के हम जैसे यूरिया है और बहुत सारे खाद्य पदार्थ डाल के उसको क्या करते हैं, सॉइल को खराब कर देते हैं, है ना। एंड फॉरेस्ट कैन, एंड देखिए, एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। तो ये भी आप ये थ्री अंडरलाइन कर लीजिएगा कि वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट ऐसे थ्री आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो केयरलेस यूज करने के, केयरलेस यूज अगर इनका किया जाए तो ये क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। लेकिन उन्हीं में अगर हम बात करें सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी की, इनका आप केयरलेस भी यूज करेंगे ना तो भी कम होने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों छोटा सा डिफरेंस आ गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू टाइप्स के आपको दिख रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कभी खत्म नहीं होते, आप कितना भी यूज करिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, लेकिन कुछ ऐसे हैं दैट विल बी, उनका स्टॉक क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इट विल बी लेस, है ना। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर ऐसा लगता है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रतीत होता है,
but shortage and drying up of natural water sources, देखिए टाइमिंग भी हो रहा है आपका, है ना, फटाफट कंप्लीट करते हैं। But a shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of water body। लेकिन आज प्रॉब्लम आप देख ही रहे हैं, शॉर्टेज है ना, ड्राइंग ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज, ये क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये थे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल है ना, मतलब बड़े आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको तेजी से गेट कर सकते हैं, हम इन्हें एक बार यूज करने के बाद दोबारा गेट कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बट नॉन रिन्यूएबल का मतलब सीधे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए सभी क्या दिया है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। सबसे पहले अंडरलाइन यही कर लीजिए कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, इट इज अ वेरी लिमिटेड स्टॉक, ये बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो याद रखिए अगर ये लिमिटेड है तब तो हमें फिर इनको इसमें इनके जो स्टॉक है उनको बहुत सावधानी पूर्वक हमें यूज करना चाहिए ना। कोई चीज अगर लिमिटेड है, अगर हमें पता चल जाए कि इफ एनीथिंग इज लिमिटेड, सो वी शुड हाउ शुड वी यूज, हमें कैसे यूज करना चाहिए, वी शुड यूज केयरफुली, वी शुड यूज केयरफुली, है ना, उस स्टॉक को केयरफुली यूज करना चाहिए, केयरलेसली नहीं यूज करना चाहिए। अगर केयरलेसली यूज किया तब तो फिर ये तो और कम हो जाएगा। तो पहले ही लिमिटेड है, आप उसको और लिमिटेड किए दे रहे हो, है ना। इसका मतलब देखिए क्या है, वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि अगर एक बार एग्जॉस्ट हो जाए ना, इनका यूज हो जाए, तो फिर इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। मतलब अगर एक बार आपने यूज कर लिया तो सोचिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों साल लग जाते हैं इसको दोबारा से फिर से ऐसे बनने में तैयार होना। अब बताइए कितनी प्रॉब्लम है इसका, हमें यूज कितना केयरलेसली केयरफुली करना चाहिए, केयरफुली करना चाहिए ना। बताइए सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग क्लास 8 में हैं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ यू कि इट्स जो भी थिंग्स आप देख रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के जो एग्जांपल आप पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी यूज केयरफुली, इनको केयरफुली यूज किया जाए, ये मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है ना। अब देखिए कौन से हैं ऐसे स्टॉक, सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमंस लाइफ स्पैन। और ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है उसका जो दायरा है वो धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है ना। सच रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल, इसीलिए इनको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल, मतलब रिन्यू होने में, दोबारा से प्राप्त करने में इनको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, रिन्यू होने में इनको टाइम लग रहा है। लाइक ये एग्जांपल बिल्कुल सर याद कर लेंगे। पहला एग्जांपल है आपका कोल, सेकंड है आपका पेट्रोलियम, थर्ड है आपका नेचुरल गैस, आर सम एग्जांपल्स। इसको बिल्कुल से अंडरलाइन कर लेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नेचुरल तो है, याद रखिएगा नेचुरल तो है, हम किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया, बाय नेचर बना है। नेचुरल तो नेचुरल रिसोर्सेज तो है, कोल पेट्रोल, कैसे ह्यूमन कोई बनाता है क्या, नहीं, नेचुरल तो है, लेकिन इसमें ये भी कंडीशन है कि ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब एक बार एग्जॉस्ट होने के बाद दोबारा से हम इसे गेट करने में हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर आप देख रहे हैं लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखिए पेट्रोलियम कैसे होता है, आप सभी को पता है कि कैसे होते हैं पेट्रोलियम। मैं जब आपको भी इसी में क्लास 7th में पढ़ाया था, तो क्लास 7th में आपने देखा होगा कि अर्थ की जो लेयर होती है ना, पहले क्रस्ट होती है, फिर मैंटल होती है, फिर इसके बाद कोर होती है। तो सोचिए कि क्रस्ट में नीचे है ना, जब ये वोल्केनो आता है, वोल्केनो जब वोल्केनो बाहर निकलता है तो उसके बाद बहुत सारा उसमें आप देखते हैं मैग्मा निकलता है बाहर, उस मैग्मे से बहुत सारे आसपास की चीजें जल जाती हैं, उसमें पिघल जाती हैं, और वो मैग्मा ठंडा होने में भी कई साल लगा देता है, मैनी इयर्स है ना, आर स्पेंडेड टू कूल डाउन ऑफ द मैग्मा। मैग्मा को कूल डाउन करने में इतना समय लगता है। इसी यही कारण है जब मैग्मा ठंडा होता है धीरे धीरे रॉक्स बनती है, और उसी रॉक्स में नीचे आप देखते होंगे बहुत सारी रॉक्स जो अर्थ के नीचे हैं, उन्हीं के बीच में धीरे धीरे कहीं पर धीरे धीरे कई उसमें चीजें क्या होती हैं, घटित होकर उसमें धीरे धीरे चीजें क्या बनती है, ऑयल का रूप बनाती हैं, ऑयल बनता है, और जो रॉ ऑयल होता है, क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है, फिर उसको वहां से निकाला जाता है मशीनों द्वारा। आप देखे होंगे मशीनों से है ना, ड्रिल मशीन होती है और बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनें होती है जहां पर है ना करके नीचे से उसको बाहर निकाला जाता है क्रूड ऑयल को, फिर उसको फिल्टर किया जाता है। जब फिल्टर कर देते हैं तो जो उसका सबसे बेस्ट प्यूरिफिकेशन होता है उसका पेट्रोल का, वो तो हमारे एरोप्लेन में, प्लेन एरियाज में जो हवाई जहाज होते हैं वहां चला जाता है। उसके बाद जो उसका सेकंड फॉर्म होता है पेट्रोल, वो हमारी गाड़ियों में पड़ता है। उसका थर्ड फॉर्म देखते हैं डीजल, उसी वही तेल वही होता है, ऑयल वही होता है,
उसको फिल्टर कर देते हैं। जैसे जैसे वो उसकी जो सबसे बेस्ट प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट होता है वो एरोप्लेन में है ना, इसके बाद फिर पेट्रोल, फिर उसके बाद डीजल जिसको आप बोलते हैं, डीजल के बाद फिर आप आपके घरों में भी कैरोसिन ऑयल होता है, जिसे आप मिट्टी का तेल बोलते हैं, कैरोसिन ऑयल, ये सबसे लो कैटेगरी का होता है। तो इस तरह से आप उसको उसी को फिल्टर कर करके फिर आपको मिलता है। लेकिन याद रखिए ये नीचे प्रिपेयर होने में कई साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि बस हम खुदाई करते हैं कि मिट्टी की और हमें तेल मिलता जाएगा, ऐसा नहीं है। हर जगह पर ये इसका मिलना पॉसिबल नहीं है। ये तो आपकी अर्थ की कंडीशन के ऊपर है कि कहीं पर वोल्केनो अधिक आ रहे हैं या कहीं अर्थ की कंडीशन कुछ अलग है, तो वहां पर ऑयल जनरेट हुआ है, वहां पर ऑयल आपको मिल जा रहा है। हर जगह पर ऑयल नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसी तरह से कोल भी है, इसी तरह से आपका कोल भी प्रिपेयर होता है, नेचुरल गैस भी क्रिएट होती है इसी तरह से, है ना। दो रॉक्स के बीच में है ना कुछ, जब अब देखते हैं वो अर्थ के अंदर की ही जो एक्टिविटीज होती है उन्हीं से, है ना। जब अंदर वोल्केनो निकलता है तो वहीं पर ठंडा हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो फिर वो गैस के फॉर्म में अंदर क्रिएट हो जाता है, और वही गैस डिफरेंट टाइप की गैसेस बनती हैं। आप देखोगे कि कभी अगर मिट्टी की खुदाई करें, बहुत नीचे तक जाएं, तो आपको एक अजीब सी गंध भी आती है। बहुत गहराई पर अगर आप जाएंगे तो एक अजीब सी, तो वो यही सारी चीजें हैं, ठीक है ना। बहुत सारी जो थिंग्स होती है, सड़ती है, गलती है, और ये सब होने के बाद ये सारा प्रिपेयर होता है, तैयार होता है। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इसमें इतने साल लग जाते हैं पेट्रोल को तैयार होने में, कोल को तैयार होने में, नेचुरल गैस को तैयार होने में, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आपको कम करें, और जो सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल करें। और आपने पढ़ा होगा कि इस समय अब जो साइंटिस्ट हैं वो पेट्रोल की तरफ से भाग रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आप सुन रहे होंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो रहे हैं, आपने न्यूज जरूर सुना होगा। और इलेक्ट्रिक वैन्स भी स्टार्ट हो रही हैं। सोलर जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से इनकी तरफ जो हमारा कंट्री है, पूरा वर्ल्ड है, इन चीजों की ओर बढ़ रहा है। सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक जो थिंग्स है उनकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। आने वाले समय में हमें 10 से 15 ईयर्स बाद हमें जरूर देखने के लिए मिलेगा कि पेट्रोल और इनका यूज बिल्कुल से कम हो गया है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो वैन्स है, गाड़ियां हैं, वो भी आना बंद हो जाएगी, मशीनें हैं वो भी आना धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, ठीक है। फिलहाल जो भी है अभी उसको हमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है, बचा के रखना है, जिससे अचानक से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए। So the distribution of natural resources depends upon the number of physical factor। अब यही चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर जगह पर नहीं मिल पाता। आप सोचो कि कहीं भी खुदाई करें तो वहीं पर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर के ऊपर। फिजिकल फैक्टर का मतलब अर्थ की किस तरह की बनावट है, लाइक टेरेन, है ना, कहाँ का टेरेन कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, जमीन कैसा है, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, एल्टीट्यूड कैसा है। तो जिस तरह का जैसे आप देखेंगे इराक है, सऊदी अरबिया है ना, कुवैत है, यहाँ पर पेट्रोल की भरमार है, यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब वहाँ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत अच्छा है, और इसीलिए वहाँ पर पेट्रोल डीजल ये ज्यादा अच्छे से होते हैं। इराक है, कुवैत है, ये सब देखते हैं ना, तो वहां पर ज्यादा अच्छा होता है। हमारे इंडिया में इतना क्यों पेट्रोल नहीं होता है? क्योंकि हो सकता है कि हमारे यहाँ का जो एल्टीट्यूड है, क्लाइमेट है, वो इतना अच्छा नहीं है कि वो पेट्रोल जनरेट कर सके, या पहले से इतना जो अर्थ का क्रिएशन हुआ उस समय भी अर्थ की जब धीरे धीरे क्रिएशन हो रहा था, बनावट बन रही थी, हमारा इंडिया उस मामले में नहीं था, कोई और कंट्री था। तो वहां पर पेट्रोल डीजल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर वाटर नहीं है ना। हमारे यहाँ इंडिया में पेट्रोल डीजल कम है, लेकिन हमारे यहाँ वाटर की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल फैक्टर के ऊपर, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आएगी। So this distribution of resources unequal because each factor differs so much over the earth। Distribution of resources unequal, हम कह सकते हैं कि जो resources का distribution है क्या वो equal है क्या? तो आप कहेंगे no sir, it is unequal, वो unequal है, ठीक है ना, because each factors differ so much over the earth। तो ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, और नेक्स्ट क्लास हम लोग समझेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए मुझे। सर इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल रिसोर्स है। यस, क्या क्वेश्चन है सर इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल रिसोर्स है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप मैसेज टाइप करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। सर इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सर इलेक्ट्रिसिटी